हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग लेसन 3 तो समाप्त कर चुके हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद और समीकरण में अंतर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुपद और समीकरण में अंतर स्पष्ट करना थोड़ा सा जरूरी है। तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं समीकरण और एक साइड लिख लेते हैं हम लोग बहुपद। इस साइड हम लोग लिखेंगे समीकरण, इधर लिखते हैं कौन सी बहुपद। समीकरण में एक छोटा सा हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जिसे लेते हैं 5x² -3x +4 बराबर 0। बहुपद में लेते हैं सेम इसी टू एग्जाम्पल में 5x² -3x +4 बराबर 4 बराबर, यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा स्पष्ट यही अंतर होता है कि जो समीकरण होता है उसमें क्या होता है, इक्वल का चिन्ह लगा होता है, बराबर का चिन्ह लगा होता है समीकरण में। जबकि बहुपद में क्या होता है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है। जो इस बराबर का चिन्ह लगा के जो 0 दिया है, इसका अर्थ है कि इस साइड पूरे जो बहुपद है इस साइड इसका मान क्या है, तो 0 है। जो 5x² -3x+4 है, यदि हम यहाँ पर x का मान रखे जो इसका वास्तविक मान होगा, ये क्या प्राप्त होगा, रखने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है। बहुपद में क्या होता है, तो क्या होता है, बराबर नहीं दिया होता है। समीकरण में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों दिया होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड क्या होता है, दिया होता है। दिया होता है, इसमें क्या होता है, दोनों दिया होता है। जबकि बहुपद में क्या होता है, तो बहुपद में केवल लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है। बहुपद में केवल लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है, दिया होता है। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड दोनों दिया होता है। बहुपद में क्या होता है, तो केवल लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, सॉरी बच्चों, द्विघात समीकरण जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात बहुपद एक द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम पावर क्या होती है, तो 2 होती है। तो लिख लेते हैं एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण, समीकरण जिसमें जिसमें चर की अधिकतम पावर, चर की अधिकतम घात अधिकतम घात क्या होता है, तो 2 होता है।
दो होता है तो उसे तो उसे क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे हम द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल लेते समझाए हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी जो पीछे लिए थे 5x² -4x +5 बराबर 0, यह क्या है, तो यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात दो है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर चर की पावर क्या है, एक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। जब चर की अधिकतम घात दो हमें पहले ही दिखाई दे गए, तो फिर उससे छोटा हो उस हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x² -25 बराबर 0। यह भी क्या है, तो यह भी क्या है, तो द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम पावर जो x यह क्या है, चर है, 25 है तो यह अचर है। तो जो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, तो दो है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, x² +2x +4। जब इनको हम बराबर 0, जब इसमें हम देखते हैं तो x की पावर अधिकतम घात क्या है, तो x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले हम, तो y² +6y -8 बराबर यदि हम 0 लें, तो ये भी क्या है, तो यह भी द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसमें y चर है, तो चर की अधिकतम पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। यहाँ लिखेंगे, द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप मानक रूप तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही क्या होता है, तो यही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। इसी को द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। मानक रूप मानक रूप कहते हैं। इसी को हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। इसमें जो ए बी और सी है वो क्या है, तो अचर राशियां हैं। तो इसमें ए बी व सी क्या है, तो एक अचर राशियां हैं। एक अचर राशियां हैं। अचर अचर राशियां है।
अचर राशि है। यह क्या है? तो यह एक अचर राशि है, क्योंकि इनका मान क्या होता है? नियत होता है, यह समय के अनुसार कभी बदलता नहीं है। अचर राशियां वे राशियां होती है जिनका मान समय के अनुसार कभी नहीं बदलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले, नेक्स्ट पॉइंट पे हम अचर के बारे में समझाएं। यहाँ अचर राशि लिख लेते हैं, अचर ले लेते हैं, यहाँ पर चर ले लेते हैं। तो अचर क्या होता है? यह एक ऐसी राशि होती है, यह एक ऐसी राशि होती है राशि होती है जिनका मान जिसका मान समय के अनुसार नहीं बदलता है, समय के अनुसार समय के अनुसार नहीं बदलता है, नहीं बदलता। अचर एक ऐसी राशि होती है जिनका मान क्या होता है? समय के अनुसार नहीं बदलता है। यह है चर राशियां, इनका मान क्या होता है? समय के अनुसार बदलता रहता है। तो लिखेंगे ऐसी राशियां ऐसी राशियां जिनका मान जिसका मान समय के अनुसार बदलता है, समय के अनुसार समय के अनुसार बदलता है, उसे चर राशि कहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो चर राशि कहते हैं। जैसे यदि हम आपको एग्जाम्पल लेते समझाएं, जैसे दो क्या है? एक अचर राशि है। क्या आप इसे 10 साल बाद, चार तो नहीं पढ़ेंगे, 10 साल बाद चाहे 20 साल बाद आप इसे दो ही पढ़ेंगे, यह चार तो हो नहीं जाएगा। लेकिन जो एक्स और वाई है, ये क्या है? चर है। जेड भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ये सब क्या है? चर है। इनका मान समय के अनुसार बदलता रहता है। आप सवाल में भी देखे होंगे, जब पिछले लेसन 3 में पढ़े होंगे, जब भी आप कुछ मानना होता है तो आप एक्स वाई यही नहीं में से मानते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? चर होते हैं, इनका मान नियत नहीं होता है। यदि हम और एग्जाम्पल है, 5 क्या है? तो यह एक अचर है, इनका मान भी क्या है? नियत है। 10 साल बाद भी 5 ही रहेगा, 20 साल बाद भी 5 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? यह क्या है? अचर राशियां है जहाँ द्विघात समीकरण में क्या होता है? ए कभी जीरो के बराबर ए जो होता है, ए कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता है? आइए समझा रखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आपको समझाते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं। तो ये क्यों जीरो के बराबर नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी हम द्विघात समीकरण का मानक रूप लिए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यह क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यदि हम ए क्या दे रहे? ए बराबर जीरो ले रहे, यदि हम ए बराबर जीरो ले रहे तो क्या हो जाएगा? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जब हम जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जीरो प्राप्त होता है। अब प्लस यह हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब यह हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बराबर
जीरो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो चर की अधिकतम पावर क्या है, तो चर की अधिकतम पावर 8 है, तो यह क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए कभी भी द्विघात समीकरण में ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः किसी भी द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पर नोट करते हैं क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो दो हो सकती है। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या, मूलों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो दो हो सकती है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो दो हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो लेसन 4 में महत्वपूर्ण फार्मूला उपयोग होने वाले हैं, तो लिख लीजिएगा सूत्र, या हेडिंग डाल लीजिएगा सूत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इसमें दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। इसमें हमें तीसरा फार्मूला पढ़ना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अब हम लोग इसी में चौथा फार्मूला पढ़ेंगे ए प्लस बीटा होल क्यूब, यह क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसी में होता है छवा फार्मूला ए माइनस बीटा होल क्यूब, यह क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी अब ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक फार्मूला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाल बराबर, चाल बराबर
यहाँ पर पढ़ेंगे चाल बराबर चाल बराबर दूरी अपान समय। एक चाल बराबर फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी अपान समय। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे आयत से संबंधित सूत्र। एक यह क्या है, तो यह एक आयत है। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का आयत है। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का आयत है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, तो यह आयत का लंबाई होता है। यहाँ से यहाँ तक आयत की चौड़ाई होती है। आयत की लंबाई तो हम मानेंगे यल, चौड़ाई तो हम मानेंगे डी। इसमें पहला हमें जो सूत्र पढ़ना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह क्या हो जाएगा, तो यह आयत का परिमाप हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हम लोग कुछ शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला शब्दावली है क्रमागत। क्रमागत क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रमागत का अर्थ होता है कि क्रम से आने वाली संख्याएं। आने वाली संख्याएं क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते आपको समझाएं, तो क्या, जैसे कोई भी संख्या एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 जहाँ तक अनंत संख्याएं जाती हैं, तो क्या यहाँ पर संख्याएं एक के बाद पाँच तो नहीं लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लिखे हैं कि क्रमागत का अर्थ ही होता है कि क्रम से आने वाली संख्याएं। तो एक के बाद दो ही आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पाँच आता है। यदि बोले कि 20 का क्रमागत ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक, क्योंकि क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या है, तो 20 प्लस एक 21 हो जाएगा। तो 20 के बाद कौन सी संख्या आती है, 21 आती है। यदि क्रमागत संख्याओं में एक एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, इससे 21 आ जाएगी, क्योंकि क्रमागत का मतलब ही होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। इसमें हम पढ़ेंगे अब एक और वर्ड पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले।
पश्चात का मतलब होता है बाद में। पश्चात का मतलब क्या होता है, तो बाद में। पूर्व जब भी बोले जाते, यहाँ पर हमें माइनस करना होता है। जब भी सवाल में बोले जाता पूर्व, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब बाद में बोले जाता आपको प्लस करना पड़ेगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्सनाली 4.1 के साथ। इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर्सनली 4.1 के साथ।